choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू एम्पायर। ये एम्पायर का फिनाले एपिसोड है, यानी कि मेन स्टोरी इसके बाद लगभग खत्म हो जाएगी। फिर बस कुछ 3-4 साइड स्टोरीज बची रहेंगी। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर ने कुटाटी को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डेथ ब्लॉसम का फूल वकांडा की धरती पर जमा कर ही दम लिया। वहीं कैप्टन मार्वल, ह्यूमन टॉर्च और बिली एक टीम बनाती हैं, जहां उन्होंने मिलकर हल्कलिंग को छुड़ाया और उस नकली एम्परर का पर्दाफाश किया। लेकिन तब तक वो नकली एम्परर द पायर को एक्टिवेट कर चुका था, एक ऐसा हथियार जो अर्थ के सूरज को तबाह कर देगा। अवेंजर्स माउंटेन। रीड रिचर्ड्स टोनी स्टार्क का बनाया हुआ सूट पहनते हुए कह रहे हैं, तो टोनी, हमारे सामने एक साथ 2 प्रॉब्लम्स हैं। तचाला के खुद के सैटेलाइट के अकॉर्डिंग मून के जैसा ही मिलता जुलता एक डेथ ब्लॉसम वकांडा में उग रहा है, वो भी उस महान वाइब्रेनियम के पहाड़ पे। हम तचाला से कॉन्टैक्ट खो चुके हैं, जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि तचाला बिल्कुल निष्क्रिय हो चुका है, शायद वो मर भी चुका हो। वकांडा की धरती के ऊपर कुछ ही मिनटों में वो फूल पूरी तरीके से उग जाएगा, और जैसे ही ये फूल खिलेगा कोई की पावर्स लगभग अनलिमिटेड हो जाएंगी। तब वो केवल एक सेलेस्टियल मसीहा नहीं रहेगा, बल्कि एक गॉड बन जाएगा, एक गॉड जो कहीं भी पहुंच सकता है। टोनी ने कहा, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि उससे पहले सूरज फट जाएगा। रीड कहता है, वेल तुम सही कह रहे हो, मुझे नहीं पता कि क्रिस क्रल अलायंस में हो क्या रहा है, या फिर हल्कलिंग वहां पे बैठकर कर क्या रहा है, लेकिन चलो जो कोई भी कारण है, उन्होंने द पायर को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बदौलत हमारे सूरज के अंदर की फ्यूजन रिएक्शन काफी बढ़ जाएगी। अभी की रीडिंग्स के मुताबिक हमारे पास 8 मिनट है। टोनी ने कहा, हाँ, और ये लाइन बोलने में कुछ और सेकंड कम हो गए। रीड बोलते हैं, देखो यार, प्रॉब्लम को बताने में क्या दिक्कत आ गई। टोनी ने कहा, हमारे सामने 2 दिक्कतें हैं और हम भी 2 ही हैं, तो अगला तो तुम समझ ही गए होगी कि क्या करना चाहिए। तुम वकांडा चले जाओ, मैंने इस सूट को वहाँ पे जाने के लिए प्रोग्राम कर रखा है, तुम वहाँ टाइम पे पहुँच जाओगे और तब तक मैं सूरज से निपटता हूँ। रीड पूछते हैं, अकेले? टोनी ने कहा, देखो यार, एक प्रॉब्लम पे तो एक ही दिमाग काम कर सकता है। रीड बोलता है, देखो मैं तुमसे मुंह फोड़ के कह रहा हूँ, जब से तुम मून से वापस लौटे हो टोनी स्टार्क की तरह बिहेव नहीं कर रहे, कुछ खोए से लग रहे हो, अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार मानते हो, गलतियां कर रहे हो। टोनी ने कहा, मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ क्योंकि मैंने गलतियां की, मैं ज्यादा ही अंधा हो गया था, ज्यादा ही जिद्दी बिहेव कर रहा था, मेरी वजह से लोग मारे गए, फिर मुझे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है। तुम कह रहे हो कि मैं खोया सा लग रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम इसे एक गुफा मान सकते हो और मेरे चारों तरफ कबाड़ा बिखरा हुआ है, फिर तुम कह रहे हो कि मैं असली वाले टोनी स्टार्क की तरह बिहेव नहीं कर रहा। अगर तुम मेरे इन सब कबाड़े की तरफ देखो तो तुम समझ जाओगे कि असली टोनी स्टार्क ऐसी ही सिचुएशन में अच्छी तरीके से बिहेव करता है, ऐसे ही तो वो टोनी स्टार्क बना था। गाइस, रीड समझ गया कि टोनी मानने वाला तो है नहीं, यहाँ से जाने में ही फायदा है। ठीक है टोनी, मैं अपना काम संभालता हूँ, तुम संभाल लोगे, मैं बस थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि तुम ये सब कैसे करोगे। टोनी कहता है, तुम मेरे तरीके जानते हो डॉक्टर रिचर्ड्स, बस उन्हें अप्लाई करना है। मैं सूरज को एक सूट के अंदर डालूंगा, बस उम्मीद करो कि चीजें और खराब ना हो जाएं। वहीं न्यूयॉर्क शहर के अंदर स्पाइडरमैन, लोगन, फ्रैंकलिन और वलेरिया उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां पे डार्क हार्वेस्ट उन दोनों बच्चों को किडनैप करके ले गए थे। स्पाइडरमैन जोक मार रहा है, देखो मैं कंप्लेन तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मेरे इस नए सूट पे घास के धब्बे लगा रहे हो। द फॉरेस्ट ने कहा, तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो बेवकूफो, डार्क हार्वेस्ट अपना मिशन कंप्लीट कर चुका है। ये बच्चे क्री और स्क्रल्स का जीता जागता इतिहास है और उनके बीच की अनंत लड़ाई, हजारों सालों की नफरत इनके रोम रोम में भरी हुई है, और इस ओमनी वेव प्रोजेक्टर का यूज करके हम पूरी गैलेक्सी के अंदर इनकी नफरत फैला सकते हैं। यह अलायंस अभी खत्म हो जाएगा और क्रिस क्रल्स के बीच एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी। तो गाइस, इस ओमनी वेव प्रोजेक्टर के चालू होते ही क्री और स्क्रल्स आपस में फिर से लड़ने लग गए। वहीं इसका असर अलायंस की कमांड शिप के ऊपर भी हुआ। जादूगर मुर्गन को ऐसा लग रहा है कि उसके 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। नकली हल्कलिंग ने उसे आदि प्रजाति कहते हुए उसे कंट्रोल करने को कहा। नकली हल्कलिंग के द्वारा मुर्गन को गाली देता हुआ सुनकर कैप्टन ग्लोरी उसके ऊपर गुस्सा होता है और उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि तुम बहरूपीय हो। क्लर्ट भी ओमनी वेव प्रोजेक्टर के असर को नहीं रोक पाता, वो कैप्टन ग्लोरी से लड़ने लगा। मिली का ध्यान कैप्टन ग्लोरी की इस बात के ऊपर जाता है कि उसने नकली हल्कलिंग को बहरूपिया कहा। ओमनी वेव प्रोजेक्टर का असर कैप्टन मार्वल और हल्कलिंग के ऊपर भी होने लगता है। हल्कलिंग ने कहा, ये इनहिबिटर मास्क मेरे स्क्रल वाले आधे पार्ट को रोके रख रहा है, वरना मैं भी मुर्गन की तरह अपने आप से ही लड़ रहा होता। जोनी ने कहा, तो अच्छी बात है ना कि तुम इसे नहीं निकाल पा रहे। हल्कलिंग कहता है, देखो तुम फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो और कैप्टन मार्वल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है, तुम दोनों मिलकर सूरज को शांत कर पाओगे। कैरोल पूछती है, लेकिन सूरज तो इतना दूर है, हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे।
तभी बिली ने कहा, मैं तुम लोगों को वहाँ पहुँचा सकता हूँ और हम सबको जिंदा भी रख सकता हूँ, हालांकि चारों के साथ ऐसा करना मुश्किल होगा। तभी हल्कलिंग बोलता है, तुम तीनों चले जाओ, मेरी यहाँ पे जरूरत है, मैं इनका राजा हूँ। जब मैंने इन सब की शुरुआत की थी मुझे लगा मैं सिर्फ नाम का राजा बना रहूंगा, अपनी तलवार घुमाऊंगा, कुछ लड़ाइयाँ रोकूंगा और जाने बचाऊंगा, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा कुछ करना पड़ रहा है। मुझे ये सब ठीक करना होगा, यकीन करो मैं कर सकता हूँ। गाइस बिली कैप्टन मार्वल और जॉनी को लेकर पहुंचता है सूरज के पास। तभी जॉनी स्टॉर्म पूछता है, देखो यार हम सूरज के पास तो आ गए और मैं यहाँ पे कोई बेवकूफी वाली बात भी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम इतनी जल्दी हमें इतनी दूर टेलीपोर्ट कर सकते हो और हमारे लिए हवा का इंतजाम भी कर सकते हो, तो तुम खुद ब खुद सूरज को कंट्रोल भी तो कर पाओगे ना। बिली ने कहा, देखो मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, मतलब उन चीजों को करवा सकता हूँ, लेकिन सब कुछ अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना। जॉनी पूछता है, क्या हो अगर हम ये सब नहीं कर पाए? मेरा मतलब कि लाखों जिंदगियां हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं, कहीं मैंने कुछ गलती कर दी तो? मैं बस ये सोच रहा हूँ काश कि मेरी फैमिली यहाँ पे होती। कैप्टन मार्वल ने कहा, हम यहाँ पे हैं तो जो एक टाइम पे एक अवेंजर बन जाता है वो हमेशा ही अवेंजर रहता है। हम सब एक फैमिली हैं और एक दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं। तो गाइस ये लोग तो अपने काम में लग गए, वहीं लेक विक्टोरिया के ऊपर अपने हीरो सी हल्क से लड़ रहे हैं। सुजैन ने कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। मेंटिस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम अब तक क्या कर रहे थे? मैं अपनी टेलीपैथिक मार्शल आर्ट्स का यूज करके आर्मीज तक को रोक सकती हूँ, लेकिन इस शी हल्क है कि रुक ही नहीं रही। कोटाटी ने कहा, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा ना मेंटिस, तुम्हारे सामने एक ऐसा पेड़ है जिसे तुम काट नहीं सकते। सुजैन कहती है, मुझे लगता है कि हम अपनी पावर्स अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हमें अपनी पावर्स मिला लेनी चाहिए। तुम अपनी टेलीपैथी का मेरे ऊपर इस्तेमाल करो ताकि तुम मेरी दर्द सहने वाली कोशिकाओं को बंद कर पाओ, तब शायद मैं भी कुछ ज्यादा जोर लगा पाऊँ। वहीं लोगन फॉरेस्ट से बोलता है, इसे बंद कर दो डैम इट। फॉरेस्ट कहता है, इसे रोका नहीं जा सकता, ये ओमनी वेव इन बच्चों की सबसे बुरी यादों को बाहर निकालेगी और उन्हें हर एक क्रिस क्रल के अंदर डाल देगी। मलेरिया ने कहा, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जोविन नकाला, उस अरीना में अपनी लड़ाइयों को याद करो कि कैसे इस बकवास लड़ाई में तुम्हें हर दिन लड़ना पड़ा करता। याद करो कि कैसे तुमने हर एक दिन एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हुए बिताया। उधर सुजैन कह रही है, अगर हमने शी हल्क को नहीं रोका तो बेन मारा जाएगा, तुम्हें करना ही होगा मेंटिस। तो मेंटिस सुजैन के ऊपर अपनी टेलीपैथी का यूज करती है, उसके दर्द को कम करती है। तभी सुजैन ने शी हल्क को वहीं का वहीं रोक लिया। वो बेन को आवाज लगाती है। उधर वलेरिया इन दोनों बच्चों से कह रही है, याद करो कि हर दिन तुम्हें क्या करना पड़ा करता और याद करो कि तुम कैसे आजाद हुए एक साथ काम करके। इसी तरीके से तुम्हें अब भी एक दूसरे के लिए लड़ना होगा, उन अच्छी बातों को याद करना होगा। वहीं बेन शी हल्क को समझाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा, तुम्हें हिम्मत बनाए रखनी होगी, तुम हमारी फैमिली हो। शी हल्क ने कहा, मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ, तुम्हारी वाली हल्क मर चुकी है, उसकी फिजिकल फॉर्म अब हमारी है। मैं इस चीज के अंदर की सारी गामा पावर को अनलॉक कर दूंगा। लेकिन तभी उसको टाटी को एक ग्रीन डोर दिखाई दिया। यही नहीं, उस ग्रीन डोर के उस पार जो कुछ था उसने इसे झकझोर के रख दिया। वो शी हल्क को छोड़कर भाग जाता है। वहीं इन बच्चों की अच्छी बातें अलायंस के सोल्जर्स तक पहुंच जाती हैं। क्री और स्क्रल्स फिर से एक साथ मिलकर काम करने लग गए, जबकि शी हल्क वो भी उस ग्रीन डोर से होते हुए अपनी बॉडी में वापस पहुंच गई। हालांकि डोर के उस पार शी हल्क के साथ जो कुछ हुआ उसे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार है। शिप के अंदर मुर्गन का दिमाग भी शांत हो चुका है, हमें लड़ना बंद करना होगा। नकली हल्कलिंग बोला, बिल्कुल, आखिरकार क्री और स्क्रल्स एक हो चुके हैं मेरी लीडरशिप के अंदर। लेकिन ग्लोरी मना करता है, नहीं, मैं तुम्हें बहुत सहन कर चुका हूँ एम्प्रेस रकल, हमारे अलायंस को एक अच्छी लीडर की जरूरत है। गाइस तभी ग्लोरी ने वहाँ मौजूद बाकी सबको एक बात बताई, मैं एम्प्रेस रकल की सच्चाई हमारी जीत के बाद बताने वाला था, ताकि अलायंस फिर से टूट जाए, इनके बीच की लड़ाई फिर शुरू हो जाए। लेकिन इस लड़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। रकल ने कहा, मुझे पता था तुम धोखा दोगे, लेकिन इस टाइप की कमजोरी मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तुम्हारे अंदर ऐसी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए थी। हकलिंग ने कहा, वो सब हमारे अंदर होती ही है। मुर्गन, तुम ग्लोरी और क्लर्ट को बिली के पास टेलीपोर्ट कर दो, उन्हें मदद चाहिए। मुर्गन ने पूछा, लेकिन आपका क्या होगा और इस बहरूपी का क्या होगा? हकलिंग कहता है, हमारे बीच एक बातचीत होगी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। स्वॉर्ड्समैन ने कहा, तुम्हें डेथ ब्लॉसम को जल्दी से उगाना चाहिए, डार्क हार्वेस्ट फेल हो चुका है, दुश्मन फिर से एक साथ मिलकर काम कर रहा है, जल्दी हम सब कुछ खो देंगे। तभी ब्लैक पैंथर जिंदा होकर उनके सामने आया, तुम एक पुराने दोस्त को नहीं खो सकते। स्वॉर्ड्समैन पूछता है, ये सब कैसे हुआ? तुम तो मर चुके थे, तुम्हारी पल्स तो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। ब्लैक पैंथर कहता है, मैं किंग ऑफ द डेड हूँ और इस तरीके से लड़ने में माहिर, मेरी खुद की मार्शल आर्ट्स हैं। उन टेक्निक्स का यूज करके मैंने अपनी हार्ट बीट को काफी स्लो कर लिया था, जिससे मेरे खून का बहना काफी कम हुआ। फिर मेरे आर्मर ने मेरे घावों को ठीक कर दिया।
कोई कहता है शानदार पैंथर, लेकिन क्या तुम्हारा आर्मर तब भी तुम्हें बचा लेगा जब तुम्हारे अंदर की दिल के शेप वाली जड़ी बूटी को मैं अपने तरीके से इस्तेमाल करूंगा। लेकिन तभी कोई देखता है कि उसकी प्लांट पावर्स काम नहीं कर रही, क्योंकि वहां पे रीडिस्चार्ज आ चुका था। उसने बताया कि हम बायो अकोस्टिक्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि प्लांट्स एक सोनी फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं? ये सूट भी वही फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, तुम्हारी टेलीपैथिक पावर्स को ब्लॉक कर रहा है। अब तुम इन प्लांट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कोई अपनी तलवार निकाल लेता है, तब मैं इस सूट को अपने हाथों से तुम्हारे शरीर से फाड़ डालूंगा। तुम यहाँ पे अपने ही टाइप के स्पीकर्स लेकर आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटी मोटी आवाज से मुझे रोक पाओगे? मैं इस पूरे प्लेनेट को जीत चुका हूँ रिचर्ड्स। मैं अर्थ के ऊपर अपना स्वर्ग लेकर आया हूँ, फिर कौन सी आवाज इसे वापस छीन सकती है? रीड ने कहा अवेंजर्स असेंबल। तब वहाँ पे थोर और बाकी सब हीरोज भी पहुंच चुके थे। गाइस इस टाइम पे थोर प्लांट पावर्स के साथ चमक रहा है। ये पावर्स थोर के पास कैसे पहुंची? वेल वो वाली कॉमिक कैंसिल हो गई थी। कैप्टन ने कहा कोई मैं क्रिस क्रल्स अर्थ की आर्मीज और अवेंजर्स को लीड कर रहा हूँ। हम तुम्हें रुकने का ऑर्डर देते हैं, वरना तुम्हें परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं आज के दिन काफी कुछ झेल चुका हूँ, मैं तुमसे दोबारा ये बात नहीं बोलूंगा। उधर टोनी स्टार्क अपने ही आप से कह रहा है जो फ्यूजन रिएक्शन सूरज के अंदर चल रही है वो गर्मी देगी या ठंडक प्रदान करेगी। ये बात इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके कोर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। द पायर सूरज की कोर के अंदर एक डेंसर एलिमेंट डाल रही है, जैसे कि लोहा, और शायद वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके ऐसा कर पा रहे हैं। इसलिए अवेंजर्स माउंटेन की पावर्स का यूज करके हम उसके अंदर एक सॉल्यूशन टेलीपोर्ट करने वाले हैं। रीड रिचार्ड्स का सूट, जो कि कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल से बना है, जो कि सूरज की गर्मी तक को सहन कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि इन मॉलिक्यूल्स को प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि वहां पे जाकर उस लोहे को काउंटर कर सकें, और अगर सूरज के अंदर से लोहा निकल जाता है तो प्रॉब्लम सोल्व हो ही जाएगी। तो गाइस उधर हीरोज अपनी कोशिश कर रहे थे, जबकि आयरन मैन ने अपना ही दिमाग लगाया, लेकिन मिलकर इन सब ने द पायर को रोक लिया। पायर के बंद हो जाने की खबर उस नकली हर्गलिंग तक पहुंच जाती है। नहीं, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया? हर्गलिंग कहता है हाँ, मैंने अपने वाले वर्ल्ड को बचा लिया। तब रकल अपनी असली फॉर्म में आती है। तुम हजारों प्लैनेट्स के राजा बन सकते थे। मैं इतने सालों से क्री के अंदर घुसपैठ कर रही थी, अपने डीएनए को चेंज कर रही थी, अपनी जान की बाजी लगा रही थी, और तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तुम एक फेलियर हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन तब रकल के अटैक से हर्गलिंग का इनहिबिटर मास्क उतर जाता है। रकल ने कहा अगर तुम इस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर देते तो अलायंस के सामने तुम मजबूत दिखाई देते, लेकिन अब वो लोग तुम्हें कमजोर की तरह देखेंगे। तभी हर्गलिंग उछलता है और उसने रकल के चेहरे पे मास्क सेट कर दिया, जिससे रकल अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पाई। हर्गलिंग ने कहा मैंने उन्हें अपनी दया दिखाई है, तुम ये लड़ाई अब भी जीत सकती थी रकल, लेकिन तुमने गुस्से में अपना रूप चेंज कर लिया, और मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। किसी को लीड करना कोई क्रुएलिटी नहीं है। अपने खुद के ही लोगों को मार देने से ताकत नहीं दिखाई देती, लेकिन ताकत तब दिखाई देती है जब तुम उन्हें ऊपर उठाने की कोशिश करते हो, चीजों को अच्छा करने की कोशिश करते हो। नीचे कोई चिल्ला रहा है बेवकूफो, ये लड़ाई पहले ही खत्म हो चुकी है। हमारे जादूगर तुम्हारे पेड़ों के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तुम हर जगह नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन हम हर जगह फैल जाएंगे। अब ये हमारा वर्ल्ड है। तब थोर उसके सामने आया। नहीं, तुमने गलत आदमी से गलत पाठ पढ़े हैं। बदला लेने के जुनून में तुम तानाशाह बन चुके हो, लेकिन मैं इस वर्ल्ड का असली बेटा हूँ। मैं थोर, गाया का बेटा। मैं काफी लंबे टाइम से अपनी माँ के तरीके सीख रहा था, और जो कोई भी उसके तोहफों का यूज करके जिंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसका रास्ता रोकूंगा। मदर गाया के सामने कोई फेवरेट नहीं है। उसका जादू कोटाटी और तुम्हारे जादूगरों से काफी ताकतवर है। उसका नाम लेकर मैं तुम सब की पावर छीनता हूँ। गैस कोई को अचंबा लगा। स्वॉर्ड्समैन ने कहा उसके ऊपर ध्यान मत दो, वो सिर्फ एक गॉड है, लेकिन तुम मसीहा हो। डेथ ब्लॉसम अब भी उग रहा है, अगर ये खिल जाएगा तो तुम इस गैलेक्सी के राजा बन जाओगे। तभी ब्लैक पैंथर भागता हुआ आया। अगर ये खिलेगा तभी डुकिस नहीं, अगर मैं इसे खिलने दूंगा तभी ऐसा होगा। स्वॉर्ड्समैन कहता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मैं जैकिस डुकिस नहीं हूँ। ब्लैक पैंथर कहता है लेकिन तुम उसके जैसे ही लग रहे हो, इसके अंदर अपने आप के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। क्या इसी नफरत की वजह से तुमने अपने बेटे को ऐसा बनाया ताकि वो इंसानियत को खत्म करने की कोशिश करे, या फिर तुम सिर्फ अपनी इंसानियत को खत्म करना चाहते थे? स्वॉर्ड्समैन कहता है मैं तुम्हें एक बार पहले भी मार चुका हूँ। ब्लैक पैंथर ने कहा पहली बार तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन मैं दूसरी बार मारा जाऊं? क्या तुम्हें मैं एक ऐसा राजा दिखाई देता हूँ? गैस अपने फादर को घायल देखकर कोई भागता हुआ आता है, लेकिन स्वॉर्ड्समैन ने उसे ही होस्टेज बना लिया। पीछे हट जाओ ब्लैक पैंथर, मुझे जिंदा रहने दो, वरना ये लड़का मारा जाएगा। ब्लैक पैंथर कहता है तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी ये चाल काम करेगी? ये लड़का वैसे भी मारा जाएगा। स्वॉर्ड्समैन ने कहा लेकिन अब भी ये लड़का ही है। मैं जानता हूँ कि तुम जानवर कितने नरम दिल होते हो,
अगर तुम मेंटिस के बेटे को बचाने की कोशिश कर सकते हो तो तुम जरूर करोगे। हम इन सब चीजों को यहीं पे खत्म कर सकते हैं पैंथर। तुम जीत चुके हो, मेरी सच्चाई जान चुके हो। ब्लैक पैंथर ने कहा, अजीब है, मुझे तो तुम सिर्फ एक प्लांट दिखाई दे रहे हो, एक ऐसा जहरीला प्लांट जो कि एक अच्छे खासे पौधे को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मैं असली स्वॉर्ड्समैन को जानता था, वो एक इंसान था, इतना ज्यादा इंसान कि खुद मारा गया। लेकिन जब वो मारा गया तब वो एक अवेंजर था, एक ऐसी चीज जो तुम कभी नहीं बन पाओगे। तभी स्वॉर्ड्समैन का ध्यान भटकता है, कोई उससे दूर भाग जाता है और इसी का फायदा उठाते हुए ब्लैक पैंथर ने स्वॉर्ड्समैन को मार डाला। तुम कभी जैकिस डुकिस नहीं थे कोटाटी। और इसी तलवार का यूज करते हुए गाइस ब्लैक पैंथर ने उस फूल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ टाइम बाद ब्लैक पैंथर कह रहे हैं, स्टार स्वॉर्ड ने अपना काम कर दिया, डेथ ब्लॉसम को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, कोटाटी का अर्थ के ऊपर अटैक खत्म हो चुका है। हालांकि अब भी मून के ऊपर वाला डेथ ब्लॉसम बाकी है। तो रीड ने कहा, असल में एक्समैन का मैसेज आया था, उन्होंने मून वाले गार्डन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। कैप्टन ने कहा, वैसे मैं ये कहता कि यह हमारी आखिरी चाल होती, लेकिन मुझे लगता है कि इस बच्चे को समझाना हमारी आखिरी चाल थी। मेंटिस उससे कहती है, देखा तुमने बेटा, माफ करना कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं बना पाई, माफ करना कि मैं तुम्हारे फादर को पागल होने से नहीं रोक सकी, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ना। तुम देख सकते हो कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे थे वो कितना गलत था। कोई कहता है, मदर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे दिख रहा है कि उस इंसानियत ने मेरे फादर को इन्फेक्ट कर दिया था, जो इंसानियत तुम्हारे और मेरे अंदर है। तो क्या उस इंसानियत ने मेरा रास्ता चेंज किया? शायद यही हो सकता है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या इन आसमान और समुद्र के अंदर पोल्यूशन नहीं है? क्या जानवरों ने पेड़ों को खाना छोड़ दिया है? नहीं, मैं तुम जानवरों के न्याय का सामना करूंगा। अगर जिंदगी को सही तरीके से बचाया जाना जरूरी है तो जानवरों, खासकर अर्थ के हीरोज को जरूर मारा जाना चाहिए। मेंटिस ने कहा, बेटा तुम नहीं जानते कि तुम क्या बक रहे हो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो। कोई कहता है, मैं वो हूँ जो आपने मुझे बनाया, एक मसीहा। टोनी कैप्टन से बोलते हैं, ये लो, कोटाटी का फ्यूचर तो गया बाढ़ में, और शायद इस यूनिवर्स का फ्यूचर भी ऐसा ही होगा। कैप्टन ने कहा, वो तो हम देख लेंगे टोनी, हाल फिलहाल कोटाटी को अकल आने लगी है, वो इस पूरे वर्ल्ड के अंदर सरेंडर कर रहे हैं। यही नहीं, क्री और स्क्रल्स उनके सरेंडर को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वहीं सुजैन और रीड रिचर्ड्स अलायंस के होने की बात को गैलेक्सी के लिए अच्छा समझते हैं, जबकि ब्लैक पैंथर स्टार स्वॉर्ड को वापस हर्कलिंग को लौटा देता है। तो इस तरीके से एम्पायर की स्टोरी का अंत होता है, लेकिन अब भी इसके 3-4 एपिसोड बचे हुए हैं। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।